लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माई चैनल। यूएस हिस्ट्री के क्रैश कोर्स की एक और वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, यहाँ पे AOC लिखा हुआ है, इसका मतलब है आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसे तमाम कॉलोनीज़ ने, जो 13 कॉलोनीज़ थी उस टाइम अमेरिका की, उन तमाम कॉलोनीज़ ने मिलकर उसे साइन किया था। और जो उसका बेसिक पर्पस था वो ये था, क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई था नहीं, तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्टेट के लिए काम करता है, उसी तरह हम इस डॉक्यूमेंट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करें। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कुछ स्टेटमेंट्स थी जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। तो उसके जो प्रॉब्लम्स थे उनकी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी फॉर्मेशन की गई। तो इस सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इंशाल्लाह अपनी इनकमिंग 2 या 3 वीडियोस में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन की हम बात कर रहे थे। ये इस डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस था वो 1777 में ही स्टार्ट हो गया था। नवंबर 1777 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आफ्टर 2 और 3 इयर्स जो है इसकी रेटिफिकेशन हुई, फिर इसको साइन किया गया। तो 1 मार्च 1781 को ये इफ़ेक्टिव हुआ, ठीक है। और जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1788 में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 1781 से लेकर 1788 तक इस डॉक्यूमेंट ने एज अ यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन किया है, सही है। तो इसको हम आगे इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यूनिकैमरलिज्म एक टर्म है। यूनिकैमरलिज्म, उसका ये मतलब है कि जो कांग्रेस है उसका एक हाउस होगा, यानी उसका एक पार्ट होगा। जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स का कांग्रेस है उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसलिए उसे हम बाई कैमरल कहते हैं। तो इसलिए जो बाई कैमरल हम कहते हैं, बाई मीन्स 2 एंड कैमरल मीन उसके हाउसेस कितने हैं, यानी कि कांग्रेस के पार्ट्स कितने हैं। तो जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन था उस वो बेस था 1 हाउस सिस्टम पे, ठीक है। उसमें कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं थी, यानी कि कोई प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके साथ साथ नो लेजिस्लेटिव बॉडी। इसका मतलब ये है कि यानी कि कोई भी ऐसी मेन सिस्टम नहीं था जिससे लॉज बने, रूल्स एंड रेगुलेशन चलें। और नो जुडिशरी, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इसकी जो है, इसकी वजह से हुआ ये कि जो स्टेट्स थी उनका आपस में एक दूसरे पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है बहुत ही टर्मोइल क्रिएट हो गया। अच्छा, नो यूनिफॉर्म करेंसी, इसका मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट में ये बात मेंशन थी कि हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी होगी। और उस ज़माने में जो हर स्टेट थी, क्योंकि कोई यूनियन तो थी नहीं, कोई सुप्रीम पावर नहीं थी, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तो इसलिए जो हर स्टेट थी वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी। और इसके अलावा हर स्टेट का एक अपना गवर्नर होता था, और हर गवर्नर का जो एक टेन्योर था वो 1 ईयर था। तो 1 ईयर में उसने क्या क्या कर लेना था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, और इसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ वहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले भी था, लेकिन वो मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो गया। और इसी तरह जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे उन्होंने जो एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत को महसूस किया। जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे उन्होंने भी जो है कहा कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन इज़ द रोप ऑफ सैंड, यानी कि ये जो है
ये इनफ नहीं है, ये हमारे पूरी जो तमाम स्टेट्स हैं उनको ये यूनिफाई नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद जो है तमाम कॉलोनीज़ के जो लोग थे, जो वहाँ के टॉप लीडर्स थे, उन सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि हमें जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ताकि हम जो है तमाम स्टेट्स को यूनिफाई कर सकें और अपने जो है कंट्री को चला सकें। तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होती है 1787 में। 1787 में फिलाडेल्फिया में हुई, ये वहाँ की एक स्टेट का नाम है, और वहाँ पर एक मीटिंग हुई, ठीक है, और उस मीटिंग को फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहा जाता है। वहाँ पर जो है 13 कॉलोनीज से 55 जो उनके टॉप लीडर्स थे उन्होंने मीटिंग की, ठीक है, लेकिन जो रोड आइलैंड था, एक स्टेट का नाम है रोड आइलैंड, वहाँ का कोई भी लीडर इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। और इस तरह जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन से स्टार्ट हो गया। वहाँ पर जाके दो मेजर प्लान्स थे उनको सामने रखा गया। दो मेजर प्लान्स जो हैं ये दिए किसने थे, इनके हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई, यानी कि जब इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर हुई, उसके बाद दो मेन ग्रुप्स जो हैं वो सामने आए, दो ऐसे स्कूल ऑफ थॉट सामने आए जिनके आपस में अच्छे खासे डिफरेंसेस थे। एक फेडरलिस्ट थे, ठीक है, एक ग्रुप जो था वो फेड्स का था, और जो दूसरा ग्रुप था वो एंटी फेडरलिस्ट का था, ठीक है। फेडरलिस्ट वो लोग थे जो कि स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट चाहते थे, और एंटी फेड्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप्स ने डिफरेंट प्लान्स को सामने रखा। जो फेड्स का प्लान था उसे हम वर्जीनिया प्लान कहते हैं, और जो एंटी फेड्स का प्लान था उसे न्यू जर्सी प्लान कहा जाता है। तो इसी तरह जो फेडरलिस्ट का प्लान था वो ये कहते थे कि कांग्रेस में जो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होनी है वो पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए। पॉपुलेशन बेस्ड इसलिए होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट की ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उसे कांग्रेस में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने चाहिए, यानी कि कांग्रेस में उसके ज़्यादा वोट होंगे, और जो जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उसकी कम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब ये है कि वहाँ के कम नुमाइंदे होंगे कांग्रेस में। लेकिन जो एंटी फैड्स का प्लान था वो इससे टोटली ऑपोजिट था। और जो ये सारे प्लान्स हैं इनको हम अपनी इनकमिंग वीडियो में डिटेल्स के साथ शेयर करूँगी मैं। और ये काम इसी सूरत में पॉसिबल था कि अगर कांग्रेस को बाय कैमरल बना दिया जाए। और बाय कैमरलिज्म का ये मतलब था कि जो आपका कांग्रेस है उसे 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाए। जो एक हाउस होगा उसमें पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो दूसरा हाउस होगा उसमें पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये रॉजर शेयरमैन, इनका आपने नाम याद रखना है, इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है इसको प्रपोज किया। और आज भी जो यूएस कांग्रेस है वो बाई कैमरल है, यानी कि 2 हाउसेस पर कंसिस्ट करती है। एक अपर हाउस है जिसे सेनेट कहते हैं, और एक लोअर हाउस है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, ठीक है। और इनके अपने नाम भी याद रखने हैं कि अपर हाउस को क्या कहा जाता है और लोअर हाउस को क्या कहते हैं। तो जो लोअर हाउस है वो पॉपुलेशन बेस्ड उसमें रिप्रेजेंटेशन है, और जो सेनेट है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबके इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो जो ये प्लान था जिसे हम कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, जिसने जो वर्जीनिया प्लान था और न्यू जर्सी प्लान था, दोनों को जो साथ लेकर चलने वाला कॉम्प्रोमाइज़ था, इसको 13 में से 9 स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया, यानी कि मंजूर कर लिया। तो अपनी इनकमिंग वीडियोस में हम सबसे पहले बात करेंगे कि फेड्स और एंटी फेड्स के कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस थे, क्योंकि वो पेपर में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके प्रीएम्बल में क्या बात है, उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई, और ये सारी बात। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।